आप सभी का स्टडी पार्क में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को केदारनाथ सिंह द्वारा रचित उनकी दो कविता बनारस और दिशा का सारांश तथा उनका सारा एमसीक्यू क्वेश्चन करा दूंगी जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बनारस और कविता आखिर है क्या और बनारस और दिशा कविता में क्या दिखाया गया है या फिर क्या बताया गया है तो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनारस कविता के बारे में जानते हैं कि आखिर बनारस कविता है क्या। तो कवि इसमें क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि बनारस की सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश का सजीव चित्रण किया गया है। जो कविता है उसमें बनारस की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का सजीव चित्रण किया गया है। इस कविता में कवि ने बनारस शहर की आस्था, श्रद्धा, भक्ति के साथ जागृति, चेतना और नवीन उल्लास का चित्रण किया है। इसमें कवि क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि बनारस वो शहर है जिसमें वहाँ की सांस्कृतिक और चेतना किस प्रकार से जागृत हुई है। कवि कहते हैं कि जो बसंत आता है बनारस में, जब अचानक बसंत आता है तो जिसके लिए शहर वहाँ तैयार नहीं रहता है, लेकिन बसंत आने से वहाँ की जो खुशहाली दिखाई देता है उसका उन्होंने दिखाया है। कि कवि ने कहते हैं कि लहरतारा और मुडराडी ये दो मोहल्ले बोल सकते हैं या दो क्षेत्र बोल सकते हैं जहाँ का इस कविता में जिक्र किया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि लहरतारा और मुडराडी का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कवि इसमें कहते हैं कि बनारस के हर क्षेत्र में धूल ही धूल दिखाई देता है। कवि क्या कहते हैं कि बनारस के हर क्षेत्र में जब बसंत आता है तो हर क्षेत्र में धूल ही धूल दिखाई देता है। कवि कहते हैं कि घाट पर बैठे बंदरों की आंखों में एक चमक होती है। जो बनारस घाट है उसमें बंदर बैठे रहते हैं और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक रहती है। कवि ने अपनी कविता में ये भी बताया है कि किस प्रकार से भिखारियों के कटोरे भर जाते हैं और किस प्रकार से वहाँ के लोग उमंग में जीते हैं। बनारस घाट में रोज दशामें घाट में सब देखने को मिलते हैं। वे एक भी ऐसा दिन नहीं होता है जहाँ बनारस घाट में सब नहीं देखे जाते हैं। इस प्रकार से कवि ने अपनी कविता बनारस में बनारस की सुंदरता का वर्णन किया है तथा उनकी जो वहाँ की खूबसूरती का है उसका वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं दिशा कविता है क्या और दिशा कविता का सारांश जानते हैं। दिशा कविता केदारनाथ सिंह ने लिखा है। दिशा कविता में कवि ने बाल मनोविज्ञान से संबंधित कविता बताया है। इसमें एक बच्चे को पतंग उड़ाते दिखाया गया है और वो बच्चा स्कूल के बाहर पतंग उड़ाते हैं। जिस समय वहाँ से कवि गुजरते हैं तो वो पूछते हैं उस बच्चे से कि आखिर हिमालय है किधर। तो बच्चा जिस तरह उसका पतंग उड़ता है जिस तरफ, उसी तरफ वो अपनी उंगली करके बोलता है कि हिमालय उधर है। तो कवि फिर सोचते हैं कि हिमालय है किधर, तो बच्चा अपना वही जवाब देता है कि जिधर तिधर, मतलब कि जिधर जिधर उसकी पतंग उड़ रही है उधर उधर हिमालय है। दिशा कविता में केदारनाथ सिंह ने बाल मनोविज्ञान का सजीव चित्रण किया है। तो आज मैंने देखा कि आखिर बनारस और दिशा कविता है क्या है। तो अब देखते हैं इसका एमसीक्यू क्या बनता है इस कविता से। तो चलिए पहले जानते हैं कि आखिर केदारनाथ सिंह का जन्म कहाँ हुआ है और कब हुआ है। ये पूछा जाता है कि जन्म और उसका जन्म स्थान आप लोग याद रखेंगे, ये एक नंबर पूछना ही पूछना है। तो देखते हैं कि केदारनाथ सिंह का जन्म कब हुआ है। तो केदारनाथ सिंह का जन्म 1934 में हुआ है। कब हुआ है? 1934 में। कहाँ? चकैया गांव, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कौन से गांव? चकैया गांव, और जिला पूछेगा तो बलिया जिला। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि इस पहला क्वेश्चन क्या रहता है कि बनारस कविता में कवि कौन है। जो बनारस कविता के कवि कौन रहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा एक नंबर केदारनाथ सिंह। कौन? केदारनाथ सिंह, और उनका जन्म 1934। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि नाव कहाँ बंधी है। जो नाव रहता है बनारस कविता में वो कहाँ बंधी रहती है, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर गंगा किनारे। कहाँ? गंगा किनारे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन कि आरती के प्रकाश के समय बनारस की बनावट कैसी लगती है। जो बनारस कविता है उसमें संध्या की आरती का भी वर्णन किया गया है। तो इसमें बोला गया है कि आरती के प्रकाश के समय बनारस की बनावट कैसी लगती है। तो कैसी लगती है, तो इसका सही उत्तर होगा एक नंबर विलक्षण। कैसी? विलक्षण। बढ़ते चौथा क्वेश्चन की ओर, देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बनारस शहर आधा मंत्र से कब दिखाई देता है। इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर मंत्रों उच्चारण के समय। जब मंत्र उच्चारण होते हैं तो बनारस शहर कैसा दिखाई देता है? आधा मंत्र सा दिखाई देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 5वां नंबर का क्वेश्चन कि बनारस शहर किसका प्रतीक है। जो बनारस शहर है वो किसका प्रतीक रहता है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर आध्यात्मिकता। किसका? आध्यात्मिकता। बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं छठा नंबर का क्वेश्चन, और छठा नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि पुराने तथा महान शहर की जीभ किटकिटाने का क्या कारण है। तो इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा इसका सही उत्तर? 4 नंबर बसंत ऋतु की धूल। क्या होगा? बसंत ऋतु की धूल। बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 7वां नंबर का क्वेश्चन
कि बनारस शहर में बसंत किस तरह आता है। जो बनारस शहर है उसमें बसंत किस तरह का आता है, इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर अचानक। बनारस शहर में बसंत किस तरह आता है, तो अचानक से बसंत आती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन कि लहरतारा या मडवाडी के क्षेत्र से क्या आता है। ये हम बताए हैं पहले भी कि इसमें 2 क्षेत्र का जिक्र किया गया है, लहरतारा और मडवाडी। तो इसमें इसका क्या होगा सही उत्तर, इसका सही उत्तर है अगला क्वेश्चन। और 8 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि लहरतारा या मडवाडी क्षेत्र से क्या आता है। जो लहरतारा और मडवाडी क्षेत्र है उससे क्या आता है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर धूल भरी आंधी। क्या आती है, धूल भरी आंधी। ये मैंने बनारस जब इसका सारांश बताया तभी इस दोनों क्षेत्र का जिक्र किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कि बनारस में प्रत्येक कार्य एवं गतिविधियों का धीरे धीरे होना किसका बोधक है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, क्या होगा, बनारस की सामूहिकता का। क्या होगा, बनारस की सामूहिकता का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है, पंक्ति का क्या आशय है। मतलब कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है, इस पंक्ति का क्या आशय रहता है। तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर उपरोक्त सभी। क्या हो गए, उपरोक्त सभी। अभी भी प्राचीन परंपराएं विद्यमान है, आधुनिक सभ्यता के रंग में पूर्णता नहीं डूबा है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत पूर्णतः है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। धीरे धीरे घटित होने वाली गतिविधियां सामूहिक रूप से शहर को किस प्रकार बांधे रखने का कार्य करती है। तो किस प्रकार से बांधे रखने का कार्य करती है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर मजबूती से। किससे, मजबूती से। 12 नंबर देखते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन है कि बनारस शहर आधा मंत्र से कब दिखाई पड़ता है। जो बनारस शहर है वो आधा मंत्र से कब दिखाई पड़ता है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर जब बनारस शहर में मंत्रोच्चारण होता है तब बनारस शहर आधा मंत्र सा दिखाई पड़ता है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि बनारस शहर में प्रत्येक व्यक्ति कैसे खड़ा है। जो बनारस शहर है उसमें प्रत्येक व्यक्ति कैसे खड़ा है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर आस्था के सबल पर। कैसे, आस्था के सबल पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये दिशा कविता का मतलब पंक्ति है कि कवि किससे हिमालय की दिशा के विषय में पूछता है। जो केदारनाथ सिंह कवि रहते हैं वो किससे दिशा के बारे में पूछते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ख नंबर पतंग उड़ाते बच्चे से। किससे, एक बाल बच्चे से जो पतंग उड़ा रहा है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि कवि के प्रश्न पर बच्चे के उधर उधर कहने का क्या आशय रहता है या फिर क्या अभिप्राय रहता है। इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर पतंग की उड़ान की दिशा में। जिधर जिधर पतंग जाती है उधर उधर बच्चा बोलता है कि हिमालय उस दिशा में है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चे के लिए क्या आवश्यक है था। मतलब जो कविता है उसमें बच्चे के लिए क्या आवश्यक रहता है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर पतंग का उड़ना या फिर उड़ाना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन कि प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या अभिव्यक्त किया है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर बाल मनोविज्ञान। जो दिशा कविता रहता है वो बाल मनोविज्ञान पर केंद्रित रहता है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि किस शहर में बसंत का आगमन अचानक होता है। वो कौन सा शहर रहता है जिसमें बसंत अचानक आते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर बनारस में। कहाँ, बनारस में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि बनारस में बसंत आने पर कौन से मोहल्ले की ओर से धूल भरी आंधी उड़ती है। तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर लहरतारा और मडवाडी। कहाँ, लहरतारा और मडवाडी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये अलंकार से संबंधित है। कविता में क्या किया जाता है, छोटे छोटे पंक्ति को उठाकर उसमें से अलंकार पूछा जाता है। तो देखते हैं 20 नंबर का क्या होगा कि अचानक आता में कौन सा अलंकार है। तो अचानक आता अ ये दोनों आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुप्रास अलंकार। इसमें च की आवृत्ति बार बार होने के कारण इसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। 21 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि घाट की सीढ़ियों पर बैठे किसकी आंखों में एक अजीब सी नमी रहती है। तो किसकी आंखों में एक अजीब सी नमी रहती है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर बंदरों के। किसके, बंदरों के। चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि खाली कटोरे में बसंत का उतरना का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर होगा ख नंबर भिखारी के कटोरे पैसे से भर जाते हैं। बसंत ऋतु जब आती है तब भिखारी जो रहते हैं उनके खाली कटोरे पैसे से भर जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन कि रोज रोज में कौन सा अलंकार है। जो रोज रोज है उसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश है। रोज रोज मतलब दोनों, 2 बार, जो जैसे कि जैसे जैसे दोनों का एक ही अर्थ होगा वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं
कि घाट की सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में नमी आने का क्या कारण है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर बसंत आने के, जैसे बसंत आगमन के समय जो लोगों का आवाजाही बढ़ जाता है, उसके कारण बंदरों की एक चाहत हो जाती है, इसके कारण उनकी आंखों में नमी बढ़ जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और 25 नंबर का क्वेश्चन रहा कि बसंत आगमन पर किस घाट का पत्थर और अधिक मुलायम प्रतीत होने लगता है। वो कौन सा घाट होता है जिसमें बसंत आने पर उसके पत्थर बहुत ही मुलायम हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर दशामेघ घाट। कौन से घाट? दशामेघ घाट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि बनारस में प्रत्येक कार्य एवं गतिविधियों का धीरे धीरे होना किसका बोधक है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर। क्या होगा? 3 नंबर बनारस की सामूहिकता का। क्या होगा? बनारस की सामूहिकता का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। 27 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि बनारस शहर में किसकी खड़ाऊ अभी भी अपने स्थान पर विद्यमान है। का सही उत्तर होगा 2 नंबर तुलसीदास के। किनके? तुलसीदास के खड़ाऊ अभी भी बनारस में विद्यमान है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। और 28 नंबर का क्वेश्चन में धीरे धीरे घटित होने वाली गतिविधियाँ सामूहिक रूप से शहर को किस प्रकार बांधे रखने का कार्य करती है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर मजबूती से। किससे? मजबूती से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन 29 नंबर का क्वेश्चन कि अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर पंक्ति का आशय है कि गंगा जल में स्नान करते समय। क्या होगा? गंगा जल में स्नान करते समय। तो इसका सही उत्तर होगा 29 का 3 नंबर अन्य गतिविधियों से अभिन्न होना। क्या? अन्य गतिविधियों से अभिन्न होना। 30 नंबर का क्वेश्चन कि आदमी के हाथ स्तंभ की भांति खड़े होते हैं। जो आदमी रहते हैं उसके हाथ स्तंभ, मतलब कि सूर्य नमस्कार करते हैं तो सीधा हाथ खड़ा करते हैं, उसी प्रकार स्तंभ मतलब कोई स्टैचू की तरह खड़े होते हैं। वो कब खड़े होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर सूर्य को अर्घ्य देते समय। जब सूर्य को जल चढ़ाते हैं उस समय आदमी के हाथ स्तंभ की तरह खड़े होते हैं। 31 नंबर देखते हैं कि राख के स्तंभ से क्या अभिप्राय है। जो राख के स्तंभ है उससे क्या अभिप्राय है। तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर शवों की राख के ढेर। शव जो जलते हैं उसके राख के ढेर को बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और देखते हैं 32 क्वेश्चन। ये दिशा कविता से है कि दिशा कविता के कवि कौन है। तो ये पता है कि दिशा कविता के कवि कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर केदारनाथ सिंह। कौन है? केदारनाथ सिंह। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कवि किससे हिमालय की दिशा के विषय में पूछता है। जो कवि रहते हैं वो हिमालय के बारे में, हिमालय की दिशा की ओर किसके बारे में किससे पूछते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर पतंग उड़ाते बच्चे से। किससे? पतंग उड़ाते बच्चे से। 34 नंबर देखते हैं कि कवि के प्रश्न पर बच्चे ने उधर उधर कहने का क्या अभिप्राय है। जो बच्चा रहता है वो बोल देता है कि उधर उधर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर पतंग की उड़ान की दिशा की ओर। जिधर जिधर बच्चे का पतंग उड़ता है बच्चा बोल देता है कि उधर उधर। 35 नंबर देखते हैं कि दिशा कविता में कवि ने क्या अभिव्यक्त किया है। जो दिशा कविता है उसमें कवि ने क्या अभिव्यक्त किया है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर बाल मनोविज्ञान। इसमें बाल मनोविज्ञान से ही ये कविता संबंधित है। 36 नंबर देखते हैं कि बच्चे के लिए क्या आवश्यक था। जो बच्चा रहता है उसके लिए क्या आवश्यक रहता है। कवि का प्रश्न देना कि बच्चे को पतंग की उड़ान को देखना। तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर पतंग का उड़ना देखना बच्चे को अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है कि दिशा कविता से हमें क्या संदेश मिलता है। जो दिशा कविता है उससे हमें क्या संदेश मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर प्रत्येक व्यक्ति का नज़रिया सोचने समझने का अलग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को और देखते हैं 38 नंबर का कि हिमालय किधर है। कवि ने यह प्रश्न किससे पूछा। जब कवि रहते हैं वो पूछते हैं कि हिमालय किधर है तो वो किससे पूछते हैं। तो वो पूछते हैं एक बच्चे से। किससे? एक बच्चे से। 29 नंबर देखते हैं कि दिशा कविता में बच्चा क्या कर रहा होता है। जो कविता में वो बच्चा क्या करता है। तो वो बच्चा पतंग उड़ाता है। क्या करता है? पतंग उड़ाता है। चलिए देखते हैं 40 नंबर दिशा कविता किससे संबंधित है। जो दिशा कविता है वो किससे संबंधित है ये सब पूछे जा सकते हैं। इस कविता का क्या भावार्थ है, इस कविता का क्या अर्थ निकल रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा बाल मनोविज्ञान से। किससे? बाल मनोविज्ञान से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन कि बच्चे की पतंग किस ओर भागी जा रही थी। जो बच्चा रहता है उसका पतंग किधर भागता है। तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर हिमालय की ओर। किधर? हिमालय की ओर। बढ़ते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। यह लाइन कविता में किसने बोली। तो यह लाइन कविता में किसने बोली। तो स्वयं कवि ने। किसने?
कवि ने। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन कि बनारस में हर कार्य कैसे होता है। बनारस शहर में हर कार्य कैसे होता है, तो धीरे धीरे। कैसे? धीरे धीरे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन ये रहा कि बैठे बंदरों में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, अनुप्रास अलंकार। क्या होगा? अनुप्रास अलंकार में क्या बताए हैं कि जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जैसे कि ब और ब, इसमें ब की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन कि बवंडर से क्या तात्पर्य है। जो बवंडर रहता है उससे क्या तात्पर्य रहता है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, इसका होगा अंधड़ और आंधी दोनों को बवंडर बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 46 नंबर, देखते हैं कि सुगबुगाना से क्या सुगबुगाना से क्या तात्पर्य है। सुगबुगाना से क्या तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन। 47 नंबर का क्वेश्चन रहा कि निचाट से क्या तात्पर्य है, मतलब निचाट का क्या अर्थ होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, उपरोक्त दोनों, जिसे बिल्कुल और एकदम भी होता है निचाट का अर्थ। चलिए बढ़ते हैं 48 नंबर, देखते हैं कि अलक्षित से क्या तात्पर्य है। जो अलक्षित है उससे क्या तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, न देखा हुआ। अलक्षित मतलब होता है न देखा हुआ। और 49 नंबर देखते हैं कि केदारनाथ सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ है। ये मैंने पहले भी बताया कि इनका जन्म कहाँ होता है, तो कब होता है, तो इनका जन्म 1934 में होता है। कब होता है इनका जन्म? केदारनाथ सिंह का जन्म 1934 में होता है। चलिए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, और इनका जन्म किस जिले में होता है। तो किस जिले में होता है, तो बलिया जिला में होता है। किस जिला में? बलिया जिला में। देखते हैं 51 नंबर का क्वेश्चन, और 51 नंबर का क्वेश्चन ये रहा कि केदारनाथ सिंह ने आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर कौन सी उपाधि प्राप्त की। तो कौन सी उपाधि प्राप्त की, तो इसका सही उत्तर होगा PhD की। कौन सी उपाधि प्राप्त की? PhD की। बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर, और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन से वर्ष में प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, 1989 में। कब? 1989 में इन्होंने जो अकाल में सारस कविता लिखी है उस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है केदारनाथ सिंह को। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।